नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और हमारे गेहूँ से जुड़ी हुई जानकारियों के वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ती है, पीली पड़ने के बाद उसका क्या समाधान है और ऐसा क्या करें कि हमारी गेहूं की फसल पीली ही ना पड़े, ताकि उसको बिल्कुल किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे, किसी प्रकार की उसमें गेहूं में कोई समस्या नहीं जाए। तो ऐसा क्या करें, इन तीनों चीज़ों पर आज का हमारा पूरा वीडियो होगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें दोस्तों, आधा अधूरा देखकर छोड़े नहीं, ताकि क्या होता है कि आधा अधूरा देखने के बाद समस्या का कारण बन जाता है। चाहे आप वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ताकि कि जो जानकारी है वो सही जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ती है। तो गेहूं की फसल दोस्तों अनेक कारणों से पीली पड़ती है। एक तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीली पड़ती है, दूसरा जिंक की कमी की वजह से पीली पड़ती है, तीसरा सल्फर की कमी की वजह से भी पीली पड़ती है, चौथा ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाइयों की वजह से पीली पड़ती है, पाँचवा गेहूं की फसल के जड़ों में जड़ माहू लगने की वजह से पीली पड़ती है, और बहुत अधिक नाइट्रोजन के उपयोग से, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देने से भी फसल पीली पड़ जाती है, या फिर खड़ी फसल में यूरिया या डीएपी डाल रहे हैं और सुबह या शाम के समय जबकि ओस होता है उस समय अगर हम डालते हैं तो वो पत्तों पर चिपकता है, जिसकी वजह से भी पीली पड़ती है। और उसके अलावा दोस्तों खरपतवार नाशक का बहुत अधिक डोज दे देने की वजह से भी हमारी जो गेहूं की फसलें हैं वो पीली पड़ती है। तो दोस्तों हम इनको एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जिनकी फसल पीली नहीं पड़ी है और उनकी फसल 20 दिन से 30 दिन के बीच में है और उन्होंने अभी तक खेत में पानी नहीं दिया है, तो क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यूरिया तो हम लेंगे, तो यूरिया हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है। हमारे किसान भाई कर क्या देते हैं कि बीघा का एक बोरी, मतलब 50 किलो बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बात करें तो 2 बोरी यूरिया दे देते हैं। तो इतना यूरिया हमें नहीं देना है। बीघा के हिसाब से 15 से 20 किलो, 20 किलो के हिसाब से ले लीजिए आप बीघे के हिसाब से यूरिया, और उसके साथ में आप कोई सस्ता सा फंगीसाइड ले लीजिए, ताकि जो शुरुआती समय में जो हमारी इससे पहले की जो फसल होती है उसके जो अवशेष ज़मीन में रह जाते हैं और उनमें फंगस लगती है दोस्तों, तो वो फंगस हमारे पौधों की जड़ों में भी लगती है। तो एक आध अभी ज़्यादा कुछ परेशानी हमारे गेहूं में आई नहीं है, हमारी फसल में आई नहीं है, तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी दोस्तों। तो वहाँ पर एक हम सस्ता सा फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि अपन चाहें तो साफ फंगीसाइड है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकाजेब है, तो वो फंगीसाइड हम ले सकते हैं, वो सबसे सस्ता फंगीसाइड है। और भी अगर आप चाहें तो और दूसरा कोई सस्ता फंगीसाइड है तो वो आप ले सकते हो, जो कि पाउडर रूप में आए। तो यहाँ पर हम बीघे का आधा किलो ले सकते हैं, तो आधा किलो आप 500 ग्राम फंगीसाइड ले लीजिए। उसके अलावा जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर हम चाहें तो जिंक सल्फेट इस सिंचाई में ले सकते हैं, और अगर इसमें नहीं लेना चाहते हैं तो अगली सिंचाई में लेना है तो हम चाहें तो यहाँ पर जिंक सल्फेट ले सकते हैं। और जिंक सल्फेट अगर 21% में है तो बीघा का 3 से 5 किलो, और अगर 33% में है तो 2 से 3 किलो बीघा के हिसाब से जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं। अलावा दोस्तों एक आधा आप कीटनाशक ले लीजिए। कीटनाशक में क्योंकि दोस्तों जड़ माहू की या कीटों की, दीमक की शुरुआती समय में समस्याएं मिट्टी के अंदर आती है, तो वहाँ पर हम चाहें तो एक आध कीटनाशक ले सकते हैं। और कीटनाशक में हम चाहें तो फेप्रोलिन ले सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, या और भी जो सस्ते में कीटनाशक आते हैं खाद रूप में उनको हम ले सकते हैं। और उनकी मात्रा चाहे तो हम मतलब
2 किलो बीघा के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे पेप्रोलिन लिया तो 2 किलो बीघा के हिसाब से आप पेप्रोलिन ले लीजिए। पेप्रोलिन नहीं लेते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड में या और भी जो बहुत सारे प्रकार के कीटनाशक आते हैं जो आपको सस्ते में मिल जाए, समस्या नहीं है हमारे खेत में, तो हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास यूरिया हो गया, जिंक सल्फेट हो गया और फंगीसाइड हो गया हमारे पास, और एक कीटनाशक हो गया। इन सब का मिक्स करके फेंक कर और उसके बाद आपकी जो ये शुरुआती सिंचाई होती है, पहली सिंचाई होती है जिसमें कि पौधों के कल्ले बनना शुरू होते हैं इस समय, तो आप ये दे दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों कि किसी प्रकार की गेहूं में कोई समस्या नहीं जाएगी। ये देखिए, ये गेहूं, ये शुरुआती समय का गेहूं है, अभी 20 दिन का हुआ है और ये इसमें कल्ले बनने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ना किसी प्रकार के फंगस, ना किसी प्रकार की कोई समस्या है और मस्त तरीके से गेहूं चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके गेहूं पीले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गेहूं किस कारण से पीले पड़े हैं, जड़ माहू की वजह से पड़े हैं, फंगस की वजह से पड़े हैं, या नीचे ज़मीन में किसी प्रकार के दीमक हैं या कुछ हैं उनकी वजह से पीले पड़े हैं, किस कारण से पीले पड़े हैं, तो यहाँ पर हम सभी कारणों के लिए एक कॉमन स्प्रे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे गेहूं पीले पड़ चुके हैं तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि हमारा सबसे पहले तो हमारा जो ये पौधा है ये नीचे से जो इसके पोषक तत्व है उनको नहीं ले पा रहा है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से पीले पड़े हैं तो इसके जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन पे नीचे, इसकी जड़ों से ज़्यादा नीचे बैठ जाते हैं, जिसको कि पौधा उठा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये पीला पड़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से, या मतलब बहुत ज़्यादा आपने यूरिया दे दिया उसकी वजह से पौधा पीला पड़ रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा अधिक खरपतवार नाशक का डोज दे दिया तो पौधा नीचे से पोषक तत्वों को उठा नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समस्याएं जड़ों से हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक तो हमें कीटनाशक लेना है, अच्छा फंगीसाइड लेना है। कीटनाशक में बात करें दोस्तों तो थायोमेथोक्सम 30% जो कीटनाशक आता है जो कि जड़ माहू के लिए अच्छा होता है वो ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। उसके अलावा अगर फंगीसाइड की अगर हम बात करें तो फंगीसाइड में हम रोको फंगीसाइड और साफ फंगीसाइड, दोनों फंगीसाइड को हम ले सकते हैं। उसके अलावा लेना है हमें साथ में बायोवीटा दोस्तों। तो बायोवीटा क्या करेगा कि जो ये पौधे अभी जब देखिए अपन ने इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको फंगीसाइड भी दे रहे हैं और इसको कीटनाशक भी दे रहे हैं, लेकिन इसको सही होने में समय लगेगा। जहाँ तक ये पौधा धीरे धीरे और कमज़ोर होता चला जाएगा तो हमें इसको ऊपर से पोषक तत्व दे देने हैं। तो एक लेना है हमें बायोवीटा, ताकि बायोवीटा क्या करेगा कि इसको ऊपर से पोषक तत्व दे देगा ताकि ये अपना विकास शुरू कर देगा और पौधे में हरापन बायोवीटा ला देगा, क्योंकि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को मिल जाएगा तो पौधा काफ़ी हद तक पौधे को रिलीफ मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी और पौधा आपका फिर से हरा भरा होने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, समस्या पूरी जड़ों में है। अब ये जड़ें बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार नाशक देने से खराब हुई है या बहुत ज़्यादा यूरिया दे देने की वजह से हुई है, जड़ माहू की वजह से हुई है, जिस भी प्रकार से जो भी समस्याएं आई है पौधे की जड़ों में समस्या आई है जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं ले पा रहा है। तो हमारे पास कीटनाशक हो गया, फंगीसाइड हो गया, उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए बायोवीटा हो गया। अब एक चीज़ और हमें देनी है वो है ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड क्या करेगा दोस्तों कि ये जो पौधे की जो जड़ें हैं इन पौधों की जड़ों का विकास करेगा। पौधे की जड़ें सही हो गई तो पौधा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो देखिए कीटनाशक भी हो जाएगा, फंगीसाइड भी हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व भी हो जाएंगे और ह्यूमिक एसिड इसकी जड़ों का विकास कर देगा, जिसकी वजह से हमारी फसल फिर से हरी भरी और फिर से अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, जिनकी फसल
पीली पड़ गई है वो इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर दें, और जिनकी फसल पीली नहीं पड़ी है वो सिंचाई के साथ में ट्रीटमेंट कर दें ताकि हमें आगे समस्या ना जाए। और दोस्तों, जिनके खेतों में पानी भरता है या समतल खेत है या ढालू इस प्रकार का खेत है, कटोरे जैसा खेत है कि पानी आके बीच में ठहरता है, या बिल्कुल ही समतल है जिसमें से पानी बिल्कुल आराम से बहता है, पानी बहुत अधिक मिट्टी ग्रहण करती है, और वहाँ पे जैसे ही पानी देते हैं गेहूँ पीला पड़ता है, तो वहाँ पर आप बार बार सिंचाई ना करें। वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे जैसे ही मिट्टी में की जो नमी है वो कम होती जाएगी और आपका पौधे सही होते चले जाएंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सिंचाइयाँ ना करें। और दोस्तों, सिंचाइयों का ध्यान रखें, सिंचाइयाँ समय अनुसार करें, एक समय आप निर्धारित कीजिए और उस समय के अनुसार सिंचाई कीजिए। उसके अलावा मौसम का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम अगर ख़राब होता है, जो मोबाइलों में सारी चीज़ें पता चल जाती है आजकल, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि पहले से ही मौसम की स्थितियाँ बता देते हैं। तो दोस्तों, मौसम का आप पूरा ध्यान रखिए। जब मौसम ख़राब होने वाला हो तो उसके आगे पीछे आप सिंचाइयाँ ना करें या ख़राब मौसम में सिंचाई ना करें, ताकि कि आपकी फसल पीली ना पड़े। इधर से हम सिंचाई करते हैं और एकदम से अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर भी फसलें पीली पड़ने लगती है। तो सिंचाइयों का भी ध्यान रखें। और ये 2 प्रकार के हमने ट्रीटमेंट बताए, ख़राब होने से पहले का और ख़राब होने के बाद का। जिस प्रकार से आप चाहें अपनी फसल का उपचार कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारे श्री राम सुपर 303 गेहूँ आज ये 21 दिन के हो गए हैं, और 21 दिन की स्थिति में ये देख सकते हैं कि इनमें कल्लों की संख्या शुरुआत हो गई है। ये इसकी जड़ और ये कल्लों की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल ना फंगस, ना कोई माहौल, कुछ नहीं, और बिल्कुल फसल हरी भरी स्वस्थ मस्त। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक